बात आज की चैनल के कार्यक्रम चुनाव चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में हम चुनाव के किसी मुद्दे पर लेकर चर्चा करते हैं। चुनाव तो खत्म हो गए, चर्चा भी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन चुनावी राजनीति अभी भी सरगर्मियों में है और इसलिए हम ये कार्यक्रम फिलहाल बंद नहीं कर रहे। फिर जल्द ही हम इस कार्यक्रम को बंद करके नए मुद्दों पर नए कार्यक्रम में भाग लेंगे। फिलहाल आज चुनावी चर्चा ही करेंगे। चुनावी चर्चा में आज का मुद्दा सबसे जो गर्म है वो मुद्दा है राजनाथ सिंह का जयपुर आना और राजस्थान के भविष्य को तय करने के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव करना। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चुनाव वो करके जाएंगे, राजनाथ सिंह जी ही करके जाएंगे। उनको इस बात के लिए डेप्यूट किया गया है कि आप जाएं और विधायक दल की बैठक लेकर और सब विधायकों की मन की इच्छा जानकर और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करें। पर क्या लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा या कांग्रेस की तरह वही एक फार्मूला अपनाया जाएगा कि एक लाइन का प्रस्ताव कि हाईकमान जो चाहेगा वो हमें मंजूर होगा फैसला। ऐसा होता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, प्राय ऐसा हुआ नहीं है अब तक। अगर ऐसा होता है तो कोई आश्चर्य भी नहीं, क्योंकि राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का बदलता हुआ स्वरूप कुछ इस मोड़ पर आ गया है कि यहाँ भी कांग्रेस जैसी रणनीतियाँ चलने लग गई हैं। क्या राजनाथ सिंह जी को यह कहकर भेजा गया है कि अमुक आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस सवाल के जवाब में? 3 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद से लेकर आज 9 तारीख हो गई। 9 तारीख तक सिर्फ एक ही तो निर्णय लेने का प्रयास हो रहा है, विधायकों के द्वारा नहीं, आला कमान के द्वारा। मोदी जी ये चाहते हैं कि 24 के चुनाव में निर्बाध रूप से जिस तरह पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 25 लोकसभा सीटें उन्हें प्राप्त हुई हैं राजस्थान से, वो क्रम यथावत बना रहे। और इसी को ध्यान में रखकर कई मुद्दे हैं जिनके कारण चुनाव में किसे मुख्यमंत्री चुनाव परिणाम के आधार पर बनाया जाए, इस पर सोचा जा रहा है। पहला तो ये है कि भविष्य की राजनीति के लिए नेतृत्व तैयार किया जाए। दूसरा ये कि ऐसा नेतृत्व तैयार किया जाए जो राजस्थान में जो फिलहाल जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उन पर पार पा सके। तीसरा, वो इतना सांगठनिक रूप से और प्रशासनिक रूप से सक्षम हो कि वो मुख्यमंत्री राजस्थान से लोकसभा में 25 की 25 सीटें दिलवाने की कुव्वत रखता हो। इन्हीं 3 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पिछले कई दिनों से बार बार अनेकों नाम चर्चा में आ रहे हैं। वसुंधरा जी का नाम स्वाभाविक तौर पे उभरता, लेकिन जो पहला मुद्दा मैंने बताया कि भविष्य की राजनीति के लिए अपने नए नेतृत्व का चुनाव करने का ये सर्वोत्तम समय है, पार्टी भी ये समझती है और मोदी जी भी। तो इसी एक मुद्दे पर आकर वसुंधरा जी का नाम बार बार अटक रहा है। तोमर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या राजनाथ सिंह जी को कोई नाम लेकर भेजा गया है कि आप इस नाम पर सहमति व्यक्त करवाएं और सामूहिक समर्थन इस बात पर हो? मेरा ये मानना है कि राजनाथ सिंह तो क्या, खट्टर साहब जब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे तो उन्हें उस समय तक उन्हें भी नहीं पता था कि वो सीएम बनेंगे। मोदी जी की खूबी है, अगर आप उन्हें पिछले 21 साल का उनका राजनीतिक जो कैरियर है 2002 से अब तक का, उसमें अगर देखें तो मोदी जी जो भी निर्णय लेते हैं वो चौंकाने वाला इसीलिए है कि उनके बाएं हाथ को भी पता नहीं होता कि दायां हाथ क्या कर रहा है। वो इस मामले में अत्यधिक चतुर राजनेता है और निश्चित ही राजनाथ सिंह जी को भी विधायक दल की बैठक में बैठने तक ये नहीं पता होगा कि वो किसका नाम पर सहमति लेने आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तोमर साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अभी एक कोई दिग्गज राजनेता मेरे पास बैठे हुए थे और उनसे मेरी लंबी बात हुई और उनसे भी मैंने यही सवाल किया कि क्या राजनाथ सिंह जी किसी पर्ची को लेकर साथ आ रहे हैं जिस पर्ची पर किसी मुख्यमंत्री का नाम लिखा हुआ होगा और उस पर वो सहमति व्यक्त कराएंगे। तो उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा नहीं है, सिर्फ जिस समय विधायक दल की बैठक हो रही होगी उससे पहले वो इधर उधर जो भी बात करते हैं वो सारा करेंगे, मंथन करेंगे, राजनीतिक मंथन करेंगे। लेकिन उनको ये मालूम नहीं होगा
और जैसे ही हम सारे विधायक और सारे लोग वक्त बैठेंगे, उस समय उनको बताया जाएगा कि इस नाम पर सहमति लेना है। एक व्यक्ति खड़ा होकर, एक राजनेता विधायक मतलब जो शीर्ष नेता होगा वो खड़ा होकर कहा मैं फलाने आदमी के लिए और मुख्यमंत्री के नाम को प्रस्ताव रखता हूँ। दूसरा दिग्गज एकदम से खड़ा और वो कहेगा मैं इसका समर्थन करता हूँ, और राजनाथ सिंह जी कहेंगे कि इनके समर्थन में हाथ खड़े करिए, और सब लोग हाथ खड़े कर देंगे। ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का बताया जा रहा है। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर राजनाथ सिंह जी को ये नहीं मालूम है कि किसको बनाया जाना है, तो वो किसके लिए फिर इतने दिनों से लॉबिंग कर रहे हैं, लॉबिंग की जा रही है, वहाँ पर भी लॉबिंग कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है व्यक्तिगत रूप से कि उनको मालूम है कि किसको बनाना है, उनको मालूम है, और सारी शर्तें वर्तें किस ये सारी कि अगर उनके द्वारा बताए हुए नाम पर कोई विरोध ना हो जाए, इसके लिए किसको बैठाना पड़ेगा, किसको कहाँ कैसे सेट करना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी जैसे दिग्गज को अगर भेजा गया है, वरना ये काम तो कोई भी कर सकता था। कोई भी आदमी आता और वो कह देता भाई ये 10 मिनट पहले उनको बताया जाता है कि भाई ये फलाने आदमी के लिए आप वो वोट डलवाइए, और वो वोट डलवा देते। लेकिन ये राजनाथ सिंह को भेजना एक अपने आप में बड़ा काम है। राजनाथ सिंह और बाकी जो दो जो आए हैं पर्यवेक्षक उनका सहायता देने के, वो भी बाहर के, राज्य का कोई लोकल स्थानीय व्यक्ति नहीं है। जाहिर है कि स्थानीय जब व्यक्ति नहीं है तो वो बड़ा सोच समझ का फैसला करने वाले हैं। लेकिन सवाल फिर वही जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री बनाना हाईकमान का अभी तात्कालिक कारण हो सकता है, लेकिन दूरगामी कारण तो वही है कि लोकसभा चुनाव जो आने वाले 6 महीने बाद आ रहे हैं, उसमें उनकी भूमिका क्या रहेगी। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गारंटी के साथ ये कह सके कि मैं गारंटी लेता हूँ कि 25 की 25 सीटें आपकी झोली में डालकर दूंगा। और ऐसा नाम मुझे नहीं लगता कि राजनाथ सिंह जी दिल्ली से कोई लेकर आए होंगे, क्योंकि यह तो बात तय है कि सारे लोग जानते हैं कि दिल्ली के दिल में वसुंधरा जी के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्नेह शेष बचा नहीं है, न था न है, और ही कई नाम उनके साथ आए होंगे, ये हम कयास लगाते हैं। और उसके अंदर जो नाम है वो अर्जुन मेघवाल का भी हो सकता है, वो नाम अश्वनी वैष्णव का भी हो सकता है, वो नाम राजवर्धन सिंह का भी हो सकता है, वो नाम बाबा बालकनाथ का भी हो सकता है, वो नाम दिया कुमारी का भी हो सकता है, और ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं, ओम बिड़ला भी हो सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं जो दिग्गज हैं और जिनके बारे में राय चलती आ रही थी। इसमें एक नाम जो है वो भूपेंद्र यादव का भी लिया जा सकता है कि भूपेंद्र यादव को भी, क्योंकि अभी पिछले दिनों में तोमर साहब आपने देखा होगा कि बाबा बालकनाथ का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया था। तो जब इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया था तो मैंने एक ब्लॉग लिखकर और उसको मैंने डिलीट किया कि इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं है, तो मैंने कहा था तिजारा से जगह खाली करवाएंगे और भूपेंद्र यादव को लड़वाकर मुख्यमंत्री उसको बना देंगे, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया, लिहाजा वो ब्लॉग बेकार हो गया और मेरा सोचना भी गलत हो गया। चलिए, अच्छा हुआ। आप क्या सोचते हैं कि इन सारे नामों के अंदर कि कौन सा ऐसा है जो गारंटी ले ले कि मैं 25 की 25 सीट दिला दूंगा? पहले तो इस बात पर बात करें, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कैसा होगा, कैसे चलाया जाएगा, कैसे खजाने भरे जाएंगे, कैसे अपराधों पर वो अंकुश लगाया जाएगा, ये सब बात की बात। फिलहाल तो ये है कि कौन ऐसा है जो 25 सीटें दिला सके। क्या मानते? सिर्फ एक नेत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जो टाइम्स एंड टेस्टेड हैं, जिन्होंने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 25-25 सीटें दिलाई हैं। अगर ये माना जाए कि कोई मुख्यमंत्री 25 सीटें दिलाता है तो वसुंधरा राजे सर्वोत्तम नाम हो सकती हैं इस क्षेत्र में। लेकिन मोदी जी को जानने वाले ये भी जानते हैं कि मोदी अक्सर जो नाम चर्चाओं में रहते हैं वो नाम मोदी जी के पिटारे से अक्सर निकलते नहीं हैं। जो चर्चाओं में नाम कम से कम हैं, जैसे आपने एक भूपेंद्र यादव जी का लिया, और एक नाम जो इतनी चर्चाओं में भी बहुत कम जगह पा रहा है, ओम माथुर जी का। जी, कोई भी नाम निकल सकता है। ये एक तरह से जितने नामों पर हम लोग सब पूरे राजस्थान में और पूरे भारत का मीडिया जिस पर चर्चा कर रहा है, वे समस्त नाम विचारार्थ हैं, लेकिन स्वीकार्य नाम कौन सा होगा ये सिवाय मोदी जी के अभी कोई भी नहीं जानता। हाँ, उम्मीद है कि इन नामों में से ही कोई नाम होगा। लेकिन अगर हम बात करें एक एक करके कि कौन इनमें से इतना योग्य है, अनुभव, प्रशासनिक क्षमता, सांगठनिक क्षमता के आधार पर कि 25 की 25 सीटें वो जिता सके, तो वसुंधरा जी के अलावा ऐसा कोई नाम दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। तो फिर एक बात और सोचनी है, और वो ये, क्या मोदी जी ये मानते हैं कि वो स्वयं ही 25 सीटें जीतने के लिए सक्षम है? किसी मुख्यमंत्री के लिए इतने महत्व नहीं देते वो कि उन्हें 25 सीटों के लिए किसी मुख्यमंत्री विशेष की ज़रूरत है।
नहीं, अगर ऐसा न हो, और ये बात भी मानी जाती है कि राजस्थान में इस बार का बहुमत मोदी जी के नाम पर आया है और उन्होंने किसी चेहरे को राजस्थान के आगे नहीं किया, तो ये भी बात कही जा सकती है कि मोदी जी के दिमाग में 25 सीटें राजस्थान से जीत जाना लोकसभा की, वो अपने बूते इसे संभव बना देंगे। और फिर अगर ऐसा है तो फिर तो वो जिसका नाम चाहें उसका नाम दे सकते हैं। अब बात आई बालकनाथ जी की। बालकनाथ जी एक युवा हैं, 39 साल, उनकी राजनीति में युवा ही होता है, 39 साल की उम्र, और 39 साल के युवा की एक ऐसी प्रखर हिंदूवादी छवि है जिसके पैरेलल एक उदाहरण योगी आदित्यनाथ का मिलता है उनके व्यक्तित्व के। जब लोग बालकनाथ कहते हैं राजस्थान में, तो उसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री सिद्ध हो। ये कल्पना लोगों की है और उम्मीदें हैं कि अगर बालकनाथ बनते हैं तो कानून व्यवस्था एक ठिकाने आएगी। दूसरी बात रही दिया कुमारी जी की। दिया कुमारी एक एलीट क्लास की राजनेता हैं जो जमीनी धरातल, धरा, वसुंधरा, रेत, रेगिस्तान, इन सब से वाकिफ नहीं है, लेकिन हाँ, अभिजात्य वर्ग की राजनीति में वो निश्चित रूप से निपुण हो गई हैं पिछले समय से। तो उनका नाम, अगर अभिजात्य वर्ग को राजस्थान का नेतृत्व सौंपा जाए तो उनका नाम हो सकता है। बाकी गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ये, इनकी समस्या सिर्फ इतनी है कि राजस्थान के राजपूतों के नेता तो वो बन पा रहे हैं, लेकिन सर्व राजस्थान के राजनेता बनने में अभी उन्हें और काम करना होगा। गजेंद्र सिंह जी बहुत स्पष्टवादी और बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत मृदुभाषी भी हैं। बावजूद इसके अभी वो जन स्वीकार्य जो छवि होती है उसमें अभी पूरी तरह विकसित, ऐसा मुझे लगता है कि अभी उन्हें और काम करना है। तो लगभग नाम तो ये बराबर हैं। अगर तीनों मुद्दों पर हम देखें तो हम अगर वसुंधरा जी का विकल्प ढूंढने ही निकले हैं तभी हमें कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त होगा, और जैसा कि महसूस भी हो रहा है। तोमर साहब, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि सबसे पहला जो मुद्दा होगा वो तो है कि लोकसभा में जिताऊ हो, लोकसभा में उनको चुनाव में मदद करे, चाहे वो उनकी छवि से ही हो और मुख्यमंत्री की छवि से, प्रधानमंत्री की छवि से ही जीतें, लेकिन 25 के 25 सीट जीतना छवि से नहीं होता। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस बार चुनावों में जो कांग्रेस के विधायक जितने जगह जीते हैं वो 50-50, 60-60 हज़ार मतों से जीते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग जीते हैं वो 5,000, 10,000, 8,000, 15,000 इस तरह से जीते हैं। लिहाजा ये तो बात तय हो गई कि लोकसभा चुनाव के अंदर जहाँ से कांग्रेस के 50-50, 60-60 हज़ार मतों से लोग जीते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के अंदर उनको हराकर उनके प्रभाव को कम करके जिताना काम रखेगा जी। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है, मेरा मानना है कि वहाँ चेहरा बिल्कुल काम करेगा, लेकिन चेहरा इतना लोकल, स्थानीय चेहरा भी कोई मजबूत होना चाहिए इसमें। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि 6 महीने चुनावों के रह गए। 6 महीने में सबसे पहले तो 6 महीने राजकीय कोष खाली हो चुके हैं। अशोक गहलोत ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाईं और चुनावों के दिनों में जिस तरह से जिले बनाए, जिलों का खर्चा बढ़ाया, उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था कर दी है कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री आएगा तो सबसे पहले 6 महीने तक, जब तक इलेक्शन आएंगे तब तक तो वो राज कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के लाले पड़ते रहेंगे, और बाकी योजनाएं अगर चालू नहीं रखी, बंद कर दी गई, या जो जिले बना दिए गए हैं वो जिले अगर वापस लेने शुरू कर दिए, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत का जो जादू है वो बढ़ेगा और इनका कम होगा। तो ये सब कुछ बरकरार रखना है। बरकरार रखने के लिए मुझे नहीं लगता कि बालकनाथ, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह जी या और बाकी सारे नाम जो चल रहे हैं इन दिनों में, वो सारे नाम कोई कारगर सिद्ध हो सकते हैं। दूसरा, अपराध के लिए कहा जा रहा है कि क्राइम रेट, जो स्त्री अपराध बढ़ा है और जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है वो निश्चित रूप से इस अपराध को आगे रखकर जीती है। युवाओं को आगे रखकर, पेपर लीक मामला हो रहा है और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, माफिया वो हो रहे हैं, सुपारी की दे देकर हत्याएं हो रही हैं, घर में घुसकर मारा जा रहा है। अपराध का जो भय है उसको दिखाकर ये कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम जब आ जाएंगे तो ये सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए अभी कैसे, अब आप कहेंगे बाबा बालकनाथ मुक्त कर सकते हैं, मानते हैं कि अगर वो बुलडोजर बाबा बन जाएं और योगी आदित्यनाथ के, लेकिन ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय में या आपराधिक
घटनाओं में और अपने राजस्थान की घटनाओं में बहुत अंतर है, मानसिकता में भी अंतर है। अगर आप मुस्लिम अपराध का भी बात की जाए तो वहाँ ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में नहीं है, बल्कि हिंदू और मुसलमानों में सौहार्द का वातावरण है। आप तो अजमेर ही देख लीजिए, यहाँ कोई बहुत बड़ी घटनाएं, एक आध घटना को छोड़ भी दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई एक समुदाय विशेष के लोग बाग एक घटना में आपराधिक घटनाएं करते हो और दूसरा वर्ग उसको सहन कर रहा हो, ऐसा नहीं है। तो वो दूसरी बात यह है कि क्या बुलडोजर चलाकर और लोगों की संपत्तियां गिराकर अपराधों पर अंकुश राजस्थान में पाया जा सकता है? उत्तर प्रदेश में चल गया जादू, यहाँ ऐसा जादू चलेगा नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, समझदार लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, बहुत संतुष्ट हुआ है। क्राइम, एक तरफा क्राइम जरूर होते हैं, बाकी क्राइम रेट भी ऐसी नहीं है कि वो उसके ऊपर काबू ना पाया जा सके या दूसरा कोई काबू ना कर सके। अश्विनी जो हैं, वैष्णव हैं, वो निश्चित रूप से बहुत योग्य व्यक्ति हैं, बहुत नपेतुले व्यक्ति हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, IAS रह चुके हैं, और वो निश्चित रूप से कम अगर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो उनका एक लाभ तो मिलेगा कि जो नौकरी पेशा लोग जो कांग्रेस से खुश थे, भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ थे, उन्होंने एक मुश्त वोट भी दिया कांग्रेस को। अभी जो बैलेट पेपर्स और जितने आए उसमें उनका अच्छा वो योगदान रहा। तो ऐसे में अश्विनी अगर वैष्णव मुख्यमंत्री बनते तो वो राजकीय कर्मचारियों को अपने पक्ष में लाकर और एक धारा विशेष में परिवर्तित कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो ऐसा लग रहा है कि अलग अलग मामलों में अलग अलग, जैसे ओम बिरला मुख्यमंत्री बनाए जाए, अगर भाई दिव्य बनाए जाए, हालांकि संभावना कम है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष है और मुझे नहीं लगता कि लोकसभा अध्यक्ष का पद छोड़कर और वो कहीं कोई मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। अगर कभी संभालना भी पड़ा तो जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद में हो सकता है परिवर्तन हो जाए, लेकिन अगर हो जाए तो वो निश्चित रूप से अर्थ प्रबंधन, अर्थ जो खजाने भरे हुए खाली हैं उनको भरने के लिए एक श्रेष्ठ वो हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट हैं जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग लोगों के व्यक्तित्व हैं। एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो बाबा बालकनाथ जैसे कठोर भी हो सकती हैं, वो अश्विनी वैष्णव जैसी समझदार भी हो सकती हैं, ओम बिरला जैसी भी हो सकती हैं, 6 महीने खजाने भी वापस भरने की कोशिश कर सकती हैं, राज्य के कर्मचारियों को खुश भी रख सकती हैं, माफियाओं पर अंकुश भी लगा सकती हैं। उनको देखकर ये कहा जा सकता है, लेकिन सरकार क्या सोच रही है? हमारा पत्रकारिता की दृष्टि से सोचते हैं, हमारा नज़रिया बहुत छोटा है, उनका नज़रिया बहुत बड़ा है, उन्होंने वो दुनिया चला रहे हैं और मोदी जी तो देश का विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। तो ऐसे में उनका क्या विचार है, उनकी क्या गणित है, उनका क्या आकलन है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगता है कि अगर लोकसभा का चुनाव जीतना है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वसुंधरा की तरफ एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? दरअसल सरकार बनते ही जो सबसे पहला टेस्ट है जी सरकार का, वह है कि राज्य कर्मचारियों को अपनी ओर किस तरह वो मोड़ती है जी, और यही सबसे कठोर टेस्ट भी है जी, क्योंकि अशोक गहलोत जी ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा कर चुके हैं और उसे कंट्रीब्यूशन जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत था कर्मचारियों को रोक दिया गया और वो मिलना की तरफ बात बढ़ चुकी है। बीजेपी की विचारधारा में ओल्ड पेंशन स्कीम आज भी नहीं है जी। तो तत्काल सरकार की शुरुआत में जो पहला कदम होगा वो ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में उनके रुख को लेकर होगा और सरकारी कर्मचारियों का पार्टी की ओर आना अथवा ना आ पाना इसी निर्णय पर निर्भर करेगा। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जैसे आपने बताया गहलोत जी की, जिन पर सरकार को फिलहाल तो कम से कम कायम रखना ही पड़ेगा क्योंकि अगले 6 महीने में कोई भी एक योजना अगर बंद की जाती है तो निश्चित रूप से वो जन कल्याणकारी कदम की कैटेगरी में तो नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि एक जमाना था जब भाजपा शुरुआती दौर में थी। शुरुआती दौर में एक बहुत बड़ा नारा जो भाजपा ने लिया था वो भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का था। तो इस समय राजस्थान में अगर हम भूख को थोड़ी देर के लिए साइड में भी करें, भय और भ्रष्टाचार की बात तो है। बिल्कुल। तो भय और भ्रष्टाचार को जो काबू पा सके, भूख पर तो मोदी जी ही काबू पाने की अपनी तकनीकें लगा रहे हैं, लेकिन भय और भ्रष्टाचार पर काबू तो उस मुख्यमंत्री को पाना ही होगा जो राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। जैसा कि आपने एक और मुद्दा उठाया वित्तीय कौशल का,
वित्तीय कौशल सबसे बड़ी चुनौती होने वाला, जितनी चुनौती बड़ा भयभीत समाज होने वाला है अपराधों से, उतनी ही वित्तीय कौशल। क्योंकि अगर तनख्वाह देने में लाडले आए तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश का माहौल तैयार होगा। तो वित्तीय कौशल में निपुण हो, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने में निपुण हो, इसके अलावा अपराधों पर नियंत्रण करने में निपुण हो, इन सब गुणों के साथ ही एक मुख्यमंत्री को अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय देना होगा। और इन वर्तमान जो चलित नाम है, अगर वसुंधरा राजे के अलावा हम विचार करें तो इनमें से काफ़ी हद तक कई गुण अश्वनी वैष्णव जी द्वारा प्रदर्शित ऑलरेडी हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनकी छवि है और अपने रेल मंत्रालय को भी वो बहुत गुणी तरीके से संभाल रहे हैं। एक आध रेल दुर्घटना के समय जो उनका व्यवहार था वो एक राजनेता की दृष्टि से उचित व्यवहार नहीं था, वो एक मानव की दृष्टि से बहुत उचित व्यवहार था। लेकिन राजनेता को नियंत्रण का अधिकार है, राजनेता को परिस्थिति पर संतुलन बनाने का अधिकार है, अपेक्षित भी है। तो इस दृष्टि से काफ़ी हद तक इन सब में, क्योंकि जहाँ तक बात बुलडोजर बाबा की आती है, अर्थात बाबा बालकनाथ की आती है, वो बहुत अच्छे प्रशासनिक, कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सामने आ सकते हैं हमारे राजस्थान में। लेकिन बुलडोजर जिस नाम के कारण उन्हें लाया जा रहा है, राजस्थान में बुलडोजर चलाने की नौबत 10 में से 9 हिंदू घरों पर आ जाएगी। उस समय बुलडोजर कैसे चलेगा? तो बात बुलडोजर बाबा की उत्तर प्रदेश में ठीक है, क्योंकि वहाँ जो अपराध हो रहे थे वो, और जो आपराधिक तत्व ज़्यादा मात्रा में सक्रिय थे, उन पर बुलडोजर चलाया गया। वो बहुत रूप से, बहुत सामाजिक रूप से एक समाज के एक अलग तबके का हिस्सा थे। राजस्थान में ऐसा नहीं है, जैसा आपने अभी भी कहा, हिंदू मुस्लिम जैसी विभेद वाली बहुत बड़ी बात राजस्थान में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो अपराध हो रहे हैं, गोगा मेढ़ी की हत्याकांड में जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो भी हिंदू हैं। अब जब ये हिंदू हैं तो इनके ऊपर बुलडोजर चलाने का मतलब खुद अपने ऊपर अपना बुलडोजर, तो बुलडोजर इलाज भी नहीं है। बात यह है कि कितनी अच्छी प्रशासनिक कुशलता और क्षमता के साथ हम स्थितियों पर नियंत्रण कायम करते हैं। आशा है कि हमें एक निश्चित रूप से अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बात पसंद आई होगी। अगर बात पसंद नहीं भी आई हो तो यह हमारा निजी राय है। इस निजी राय के अंदर हम आप पर दबाव नहीं डालते कि आप इसे सहमति हो। आपकी अपनी राय हो सकती है, हमारी अपनी राय है। आज इतना ही, कल फिर नए मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।